एल्ड्रिक ने हंसते हुए अपना ध्यान अमेलिया के बगल में शर्मीली सी खड़ी शांत किशोरी लड़की की ओर लगाया। उसके चमकीले बैंगनी बाल उसके कंधों पर धीरे से लहरा रहे थे, जो उसकी चमकदार बैंगनी आंखों के साथ खिल रहे थे। और यह युवा सुंदरी कौन है? क्या यह छोटी आर्या है? देखो, कितनी बड़ी हो गई है। एल्ड्रिक गर्मजोशी से मुस्कुराया, उसकी आंखें कोमल पुरानी यादों से भरी थीं। सेलिन भी तुरंत शामिल हो गई, उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। वाकई, आर्या, तुम बड़ी होकर बहुत खूबसूरत हो रही हो। ये प्यारी बैंगनी आंखें और बाल सचमुच कमाल के हैं। रेनॉल्ड, अमेलिया, तुम दोनों को बहुत गर्व होना चाहिए। आर्या थोड़ा शर्मा गई, उसने शर्म से सिर नीचे कर लिया। शुक्रिया, दादी सेलेन, दादाजी एल्ड्रिक, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज विनम्र मगर डरपोक थी। रेनॉल्ड ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए गर्मजोशी से हंसते हुए कहा, वह थोड़ी शर्मीली है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली युवा जादूगरनी बनने जा रही है। एल्ड्रिक ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सहमति में सिर हिलाया। हा, बहुत बढ़िया। आखिरकार परिवार में प्रतिभा प्रबल होती है। रेनॉल्ड की अभिव्यक्ति नरम पड़ गई, थोड़ी पुरानी यादों में खो गई। काश लुसियन देख पाता कि हमारे बच्चे कैसे बड़े हो गए हैं। जब वे पुरानी यादें ताज़ा करने लगे तो एक क्षण के लिए शांत, सौम्य सन्नाटा छा गया, लेकिन सेलिन ने एक प्रसन्न मुस्कान के साथ माहौल को तुरंत बदल दिया। खैर, आज हमारे पास साझा करने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमने एक पोते को गोद लिया है। रेनॉल्ड और अमेलिया की आंखें सुखद आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सचमुच? यह तो बहुत अच्छी खबर है, रेनॉल्ड ने उत्साह से कहा। मुझे याद है आपने कुछ कहा था, अंकल एल्ड्रिक, लेकिन यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आखिरकार आपको कोई मिल गया। अमेलिया सचमुच खुश होकर गर्मजोशी से मुस्कुराई। हम तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं। आर्या ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी जिज्ञासा स्पष्ट थी, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बोल पाते, बाहर गलियारे से कदमों की धीमी आवाज गूंजने लगी। तभी ओरियन हॉल में दाखिल हुआ, उसके पीछे रीना और फियोरा भी थी। उसकी शांत काली आंखों ने मेहमानों को गौर से देखा और नए मेहमानों को गौर से देखा। सेलेन तुरंत खुश हो गई और उसे धीरे से इशारा करते हुए बोली, आह, ओरियन, इधर आओ, प्यारे। मैं तुम्हें तुमसे मिलवाती हूं। ओरियन शांति से उनकी ओर बढ़ा, उसका व्यवहार किसी भी 15 साल के युवक जैसा नहीं होना चाहिए था। वह सेलेन के पास रुका और विनम्रता से सिर हिलाकर अभिवादन किया, नमस्ते। एल्ड्रिक गर्व से मुस्कुराया और प्यार से ओरियन के कंधे पर हाथ रखा। यह ओरियन है, वही पोता जिसका हमने जिक्र किया था। ओरियन, रेनॉल्ड, अमेलिया और उनकी बेटी आर्या से मिलो। रेनॉल्ड और अमेलिया हमारे बेटे के सबसे अच्छे दोस्त थे, वे हमारे लिए लगभग परिवार जैसे ही हैं। ओरियन के चेहरे पर थोड़ी गर्माहट आ गई और उसने सम्मानपूर्वक उनका पुनः अभिवादन करते हुए कहा, आप सभी से मिलकर मुझे खुशी हुई। रेनॉल्ड आगे बढ़ा और सच्चे मन से मुस्कुराते हुए ओरियन की ओर हाथ बढ़ाया, ओरियन, तुम भी। लुसियन और मैं साथ साथ बड़े हुए हैं, इसलिए अब से मुझे अपना चाचा समझना। ओरियन ने रेनॉल्ड का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, यह सोचते हुए कि क्या वह इतना उत्साहित लुसियन की वजह से है या दादाजी एल्ड्रिक की वजह से। शुक्रिया, अंकल रेनॉल्ड। अमेलिया धीरे से आगे बढ़ी, उसकी आंखें गर्मजोशी और स्वागत से भरी थीं। परिवार में आपका स्वागत है, ओरियन। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक पूछिए। ओरियन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए सराहना में सिर हिलाया। शुक्रिया, आंटी अमेलिया। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। आर्या चुप रही और धीरे से ओरियन को देखती रही। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं, फिर भी शर्मीली, कभी-कभी उसकी नजरों से मिलतीं और फिर जल्दी से नजरें फेर लेतीं। सेलिन ने हल्के से हंसते हुए अपनी अजीब सी बेचैनी को तोड़ते हुए कहा, अच्छा, चलो आराम से बैठते हैं। बहुत देर हो गई है हम सब इकट्ठे हुए। मैं कुछ नाश्ता मंगवाती हूँ। रेनॉल्ड और अमेलिया एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी निगाहों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एल्ड्रिक ने ओरियन को कहाँ पाया था। यह सब अचानक हुआ। लेकिन वे जानते थे कि एल्ड्रिक के चुनाव पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। वह ऐसी गलती नहीं करेगा। जल्द ही
सभी लोग हॉल में सजे आलीशान सोफों पर आराम से बैठ गए। सेलिन ने ओरियन को धीरे से आर्या के पास बैठने के लिए कहा, जिससे वह युवती हल्के से शर्मा गई। आर्या ने शर्म से ओरियन की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर धीरे से बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा, भाई ओरियन। ओरियन ने उसकी ओर नजर घुमाई और उसकी शर्मिंदगी भांपते हुए दोस्ताना मुस्कान दी। आर्या, दादी ने बताया था कि तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। तुम किस तत्व को निखारती हो? उसने सरासर झूठ बोला, क्योंकि सेलिन ने आर्या या उसके माता पिता के बारे में कभी कुछ नहीं कहा था। लेकिन वह उनके मुंह पर यह बात नहीं कह सकता था। ओरायन के सौम्य व्यवहार से आर्या थोड़ा शांत हुई। मुझे प्रकाश से गहरा लगाव है। आपका क्या? मैं अभी तक नहीं जागा हूं, ओरियन ने ईमानदारी से जवाब दिया। हालांकि मैं अगले महीने जाग जाऊंगा। दूसरी ओर रीना और फियोरा की आंखें तब चौड़ी हो गईं जब उन्होंने लाइट एफिनिटी के बारे में सुना। थंडर पीक किंगडम में आपको रोजाना ऐसा कोई व्यक्ति देखने को नहीं मिलता जिसके पास लाइट एफिनिटी हो। आर्य की आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से चमक उठीं। सच में? मुझे लगा कि तुम जाग चुके हो। तुम मुझसे बड़े लगते हो। ओरियन उसकी प्रतिक्रिया से प्रसन्न होकर हल्के से हंसा। ओह, आपकी उम्र क्या है? आर्या ने सीना फुलाते हुए कहा, मैं 14 साल की हूं। उसने जल्दी से अपनी आंखों के कोने से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे क्या हाल हैं? ओरियन ने मन ही मन सोचा कि क्या उसे बता देना चाहिए कि वह 1 सप्ताह का है। मैं 15 वर्ष का हूं। आर्य ने असमंजस में उसकी ओर देखा। मैंने सोचा था कि तुम बड़े होगे, लगभग 18 साल के। उसने हंसते हुए जवाब दिया, मैं अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखता हूं। तो तुम कब जागे? उसने अपना सिर झुकाया। मैं कुछ महीने पहले जागी थी। जब मैं अचानक जागी तो मेरा पूरा कमरा जगमगा उठा। ओरियन ने उसे आश्चर्य से देखा। तो यह तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक जागृति थी। तुम सचमुच प्रतिभाशाली हो। अपनी प्रशंसा सुनकर आर्या के गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जब मैं जागी तो सभी हैरान रह गए। लाइट एफिनिटी। चूंकि मेरा परिवार थंडर एलिमेंट उपयोगकर्ताओं से भरा है। ओरियन ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खास हैं। आत्मीयता व्यक्ति के व्यक्तित्व से भी प्रभावित होती है। जब युवा पीढ़ी शांति से बातचीत कर रही थी, एल्ड्रिक और रेनॉल्ड पुरानी यादों पर चर्चा कर रहे थे। कभी कभी रेनॉल्ड और लुसियन के पुराने कारनामों पर हंस रहे थे। सेलेन और अमेलिया ने आर्या और ओरायन के बारे में गर्मजोशी से बात की, तथा जब उन्होंने दोनों किशोरों को सहजता से बातचीत करते देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें उभर आईं। हॉल जल्द ही गर्मजोशी भरी हंसी और आनंदपूर्ण बातचीत से भर गया, और ओरायन के लिए यह नई गर्मजोशी धीरे धीरे परिचित होती जा रही थी, उसके नए जीवन का एक और आरामदायक हिस्सा। ओरियन हॉल में खड़ा था, अपना शरीर तान रहा था। बहुत मजेदार शाम थी। उसने खिड़की से बाहर अंधेरी रात देखने के लिए नजर घुमाई। एल्ड्रिक ओरियन के पास आया और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, वाकई, क्या वे अच्छे लोग नहीं हैं? मैं चाहता था कि वे आपसे मिलें ताकि आप उनसे परिचित हो सकें। सेलेन ने ओरियन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो आर्या कैसी थी? ओरियन आर्या के साथ हुई अपनी सुखद बातचीत को याद करके मुस्कुराया, और जैसे ही वह जवाब देने वाला था, उसने आर्या को मुस्कुराते हुए देखा। उसके होंठ हल्के से फड़क उठे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह मेरे लिए बहुत छोटी है? वह सिर्फ 14 साल की है। तुम्हें हमें मिलाने की जरूरत नहीं है। ओह, पर डार्लिंग, तुम भी तो सिर्फ 15 साल की हो। और कुलीन घरानों में अपने उत्तराधिकारियों की शादियां जल्दी तय कर देना आम बात है, सेलिन ने शांति से समझाया। एल्ड्रिक ने सिर हिलाया। ठीक है यार, ज्यादातर रईस घराने ऐसा ही करते हैं। और 7 से 8 साल का उम्र का अंतर कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम अभी तुम्हारी शादी कर देंगे सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूं। मेरी मानसिक उम्र तो 20 साल है। लानत है, वो मन ही मन चिल्लाया, और वो उन्हें अपने पुनर्जन्म या असली उम्र के बारे में भी नहीं बता सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वह उन्हें इसके बारे में बता भी दे तो भी कुछ खास नहीं बदलेगा। उसने हल्की खांसी के साथ कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। दादी, आपने बताया था कि वे एक कुलीन घराने से हैं। वे किस घराने से हैं? एल्ड्रिक और सेलेन ने एक दूसरे को निराशा से देखा।
ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। हालांकि वे इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे, लेकिन वे भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बात टाल दी। सेलिन ने एक चंचल मुस्कान के साथ उसके सवाल का जवाब दिया, अकादमी में दाखिल होने के बाद आपको पता चल जाएगा। हमने तय किया था कि वह भी आपके साथ ही अकादमी में दाखिल होगी, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। 4 रबेट। अभी एविएटर खेलें। ओरियन ने गहरी सांस ली जब उसने देखा कि वे शादी की बात छोड़ रहे हैं, तो अब मैं सोने जाऊंगा, बहुत देर हो चुकी है। आर्या और उसके परिवार की उत्पत्ति के बारे में पता न चलने पर वह तुरंत भाग गया। एल्ड्रिक असहाय होकर मुस्कुराया, मुझे नहीं पता था कि यह लड़का इतना फिसलन भरा है। हो सकता है वह शर्मीला हो। आखिरकार उसे हमारे साथ रहते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। दूसरी ओर सेलिन ने ओरियन की स्थिति समझने की कोशिश की। एल्ड्रिक ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गया, मुझे पता है, इसीलिए मैंने उसे 1 महीने के लिए जगाया, ताकि वह हमसे और दूसरों से अधिक परिचित हो सके। वे दोनों बातें करते रहे, जबकि नौकरानियां मेज से खाली खाने की प्लेटें हटा रही थीं। फिर मुझे आश्चर्य है कि उसकी आत्मीयता किस स्तर की है। जादुई मोमबत्तियों से जगमगाते मंद रोशनी वाले गलियारे में अपने कमरे की ओर वापस जाते हुए ओरियन ने खुद से कहा। ओई सिस्टम, क्या तुम्हें मुझे दूसरों के आंकड़े भी नहीं दिखाने चाहिए? उसने मन ही मन पूछा। डिंग। होस्ट के जागने पर सिस्टम अपना पहला बड़ा अपग्रेड करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ओरियन अचानक रुक गया और सिस्टम स्क्रीन पर गौर से देखने लगा, क्या इसका मेरे विवरण दिखाने के अलावा भी कोई उपयोग होगा? अब तक ज्यादातर नौकरानियां आराम करने के लिए नौकरानियों के क्वार्टर में जा चुकी थीं, इसलिए किसी ने उसकी असामान्य प्रतिक्रिया नहीं देखी। सिस्टम अपडेट के बाद कौन सी नई सुविधाएं होंगी? यह पूरी तरह से मेजबान पर निर्भर करेगा। सिस्टम के संकेत पर ओरायन हल्के से हंस पड़ा, उसकी जिज्ञासा पूरी तरह से जागृत हो गई। हम्मा, यह मेरे ऊपर है। मैं सोच रहा हूं कि मुझे क्या मांगना चाहिए। शायद जादू विश्लेषण या प्रगति सहायता से संबंधित कुछ, या शायद हरम निर्माण सहायता, ओरियन ने मन ही मन सोचा, अपनी ठुड्डी को धीरे से सहलाते हुए। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाकर उस विचार को फिलहाल के लिए खारिज कर दिया। जो भी हो, जब मैं उस पुल पर पहुंचूंगा तब उसे पार करूंगा। अभी चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। यह निश्चय करके वह धीमी रोशनी वाले गलियारे से होते हुए अपने कमरे तक पहुंच गया। अंदर आते ही ओरियन ने संतोष से आह भरते हुए कहा, काफी घटनापूर्ण दिन था। खैर, उम्मीद है कि कम से कम वे दोनों इतनी जल्दी शादी के लिए तो नहीं कहेंगे। यह याद आते ही वह धीरे से हंस पड़ा। वह जल्दी से अपनी रात की दिनचर्या में लग गया और अपने आलीशान शौचालय में चला गया। थोड़ी देर नहाने के बाद तरोताजा और साफ महसूस करते हुए ओरियन आरामदायक नाइटवियर पहनकर बाहर निकला और एक बार फिर आलस से खिंचा चला आया। इतना पढ़ने और लोगों से मिलने जुलने के बाद आराम करना अच्छा लगता है, वह बिस्तर की ओर बढ़ते हुए बुदबुदाया। पिछले जन्म में इतना मेलजोल करने के बजाय मैं मर जाना पसंद करता, वह अपने अंतर्मुखी अतीत के बारे में सोचते हुए मन ही मन हंसा। संजीव कुमार ने स्नातक फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे की? प्रशंसक उत्साहित। बैक टू द फ्यूचर के कलाकार फिर साथ आए। सोते समय वजन कैसे कम करें और चर्बी कैसे जलाएं? जल्द ही वह मुलायम चादरों के नीचे सरक गया और उसे एक सुखद शांति का एहसास हुआ। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई, उसकी सांसें स्थिर और शांत हो गईं। फिर सुबह की धूप ओरियन की खिड़कियों से धीरे धीरे झांक रही थी, उसकी गर्म किरणें उसके सोते हुए शरीर पर पड़ रही थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और हल्की सी जम्हाई ली। उठते हुए उसने अपने बिखरे बालों में हाथ फेरा। एक और आरामदायक रात। मैं इस जीवन शैली का आदी जरूर हो जाऊंगा। ओरियन उठा, फिर से अंगड़ाई लेते हुए, और वॉशरूम चला गया। और बाहर निकलते ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। हमेशा की तरह रीना और फियोरा पहले से ही बाहर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी। सुप्रभात, मास्टर ओरियन, दोनों लड़कियों ने थोड़ा झुककर गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। सुप्रभात, रीना, फियोरा, ओरियन हल्के से मुस्कुराया। चलें? जी हाँ, गुरुजी, रीना ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया जब वे उसे सुबह के स्नान के लिए ले जा रहे थे। फियोरा शर्माते हुए उसके पीछे पीछे चली, उसकी नजरें सावधानी से उसकी नजरों से बच रही थी। परिचित दिनचर्या आराम से चल पड़ी। ताज़ा स्नान और उनकी मदद से कपड़े पहनने के बाद ओरियन नाश्ते के लिए तैयार होकर भोजन कक्ष की ओर चल पड़ा।
अंदर प्रवेश करते ही एल्ड्रिक और सेलेन ने, जो पहले से ही मेज पर बैठे थे, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुप्रभात, ओरियन प्रिय। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? सेलिन ने स्नेह से पूछा। हाँ, दादी, मैं बहुत आराम से सोया, ओरियन ने एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया और अपनी सामान्य सीट पर उसके बगल में बैठ गया। एल्ड्रिक ने सुबह की चाय का घूंट लेते हुए हंसते हुए कहा, यह सुनकर अच्छा लगा। मुझे लगा था कि कल रात की पार्टी के बाद आप थक गए होंगे। ओरियन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं था। मुझे अंकल और आंटी के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। सेलेन ने उसे चंचलता से देखा। ओह, तुम्हें छोटी आर्या के साथ बिताया गया समय अच्छा नहीं लगा? उसके होंठ हल्के से फड़क उठे। जाहिर है, मैंने भी उसके साथ समय का भरपूर आनंद लिया। सेलिन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और हमेशा की तरह उसकी प्लेट में खाना डालना शुरू कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे पर्याप्त खाना मिल गया है। नाश्ता आराम से चल रहा था, सुखद बातचीत और हंसी मजाक के साथ। नाश्ता खत्म करने के बाद ओरियन खड़ा हुआ और विनम्रता से माफी मांगते हुए बोला, मैं अब लाइब्रेरी जा रहा हूं। वहां अभी भी बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहता हूं। एल्ड्रिक ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सहमति में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। याद रखें, अगर आपके कोई प्रश्न हों तो कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। सेलिन ने प्यार से कहा, या फिर आप दादी से भी पूछ सकती हैं। हम हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। ओरियन ने धीरे से हंसते हुए कहा, आप दोनों का धन्यवाद। मैं इसे जरूर ध्यान में रखूंगा। वह चला गया और रीना और फियोरा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। पुस्तकालय पहुंचने के बाद ओरियन ने आराम से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और जादू के सिद्धांतों, तत्वों के संबंधों, मन चैनलों, राजनीतिक प्रणालियों और थंडर पीक साम्राज्य के इतिहास सहित अन्य विषयों पर आधारित पुस्तकों का गहन अध्ययन करने लगा। रीना और फियोरा वापस आने से पहले नाश्ता करने चली जाती थीं और कभी-कभी उनकी सहायता भी करती थीं, उनके अनुरोध पर नाश्ता, चाय या अतिरिक्त पुस्तकें लाती थीं। इसी तरह दिन आराम से बीतते रहे। हर सुबह ओरियन उठता, नहाता, एल्ड्रिक और सेलेन के साथ नाश्ता करता और बाकी दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई में डूबा रहता। मुझे यहां आए 2 सप्ताह से अधिक हो गए हैं। ओरियन ने खिड़की से धुंधले आकाश को देखते हुए खुद से कहा। इस दौरान रेनॉल्ड, अमेलिया और आर्या एक बार फिर मिलने आए, जहां उन्होंने पूरी दोपहर बगीचे में बातें करते और खेलते हुए बिताई। ओरियन और आर्या के रिश्ते भी सुधर गए और वे अच्छे दोस्त बन गए। वह उसे याद करते हुए हल्के से मुस्कुराया। मैं सोच रहा था कि उसके जैसी रईस की बेटी इतनी शर्मीली और भोली क्यों थी। किसने सोचा होगा कि रेनॉल्ड उसके लिए इतना सुरक्षात्मक था कि उसके पास खेलने के लिए दोस्त भी नहीं थे और वह मूल रूप से अकेले ही बड़ी हुई थी। लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। अब मुझे इस राज्य की बुनियादी समझ हो गई है। लेकिन मैं अभी तक किसी ऐसे रईस से नहीं मिला जिससे मैं इस जगह के बारे में सीधे जानकारी हासिल कर सकूं। मुझे सिर्फ रईसों के घरानों की संख्या और उनके उपनाम ही पता है। राज्य की शुरुआत से अब तक कुछ रईस घराने बदल गए हैं, लेकिन 3 ड्यूक घराने आज भी ऐसे खड़े हैं जैसे आकाश को थामे हुए खंभे हों। हालांकि जल्द ही उनके चेहरे पर नरमी आ गई। खैर, मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता। एक बार मैं अकादमी में पहुंच गया तो मेरी प्रतिभा के कारण मेरा दर्जा उल्कापिंड की तरह ऊपर उठ जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मुझे कुलीन घरों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े अजगर में एक राज्य के बराबर ताकत है, जो मैंने अपनी विरासत से सीखा है। लेकिन इसके लिए मुझे 500 साल जीना होगा। मैं इंसानों की तरह साधना करके कुछ ही सालों में उस मुकाम तक पहुंच सकता हूं, उसने मन ही मन सोचा। कुछ बातें ऐसी थीं जो वह खुलकर नहीं कहना चाहता था। एल्ड्रिक और सेलेन दोनों ही उच्चस्तरीय जादूगर थे, हवेली के अन्य कर्मचारियों की तो बात ही छोड़िए। वह अभी अपनी ड्रैगन विरासत के बारे में दूसरों को बताने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैं मानव रूप में एक सच्चा ड्रैगन हूं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उसने आंखें बंद करने से पहले गहरी सांस छोड़ी। उसे यह पता नहीं था, लेकिन एल्ड्रिक और सेलेन को उसकी असली ड्रैगन पहचान का पता न चल पाने का एकमात्र कारण उसका पूर्ण मानव वंश था। वरना कोई भी असली ड्रैगन भेष बदलने में कितना भी माहिर क्यों न हो, एल्ड्रिक के स्तर के जादूगर उसकी उत्पत्ति का पता लगा ही लेते हैं। अभी तो समय आने पर सोचूंगा।
कल कौन सी किताबें पढ़नी हैं, यह सोचते हुए वह शांति से सो गया। फिर ओरियन की आंखें खुल गईं, उसे अपने नीचे कुछ कठोर चीज का एहसास हुआ। उलझन में वह धीरे से उठ बैठा और बार बार पलकें झपकाते हुए जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, अगले ही पल अविश्वास से उसका जबड़ा खुला रह गया। उसने खुद को एक चिकने संगमरमर जैसे फर्श पर बैठा पाया और जैसे ही उसकी नजर धीरे धीरे ऊपर उठी, उसका दिल कई बार धड़क उठा। वह एक असंभव रूप से विशाल, भव्य खजाने के अंदर था जो अंतहीन रूप से फैला हुआ था, जिसकी दीवारें और स्तंभ जगमगा रहे थे। हर कोने में अविश्वसनीय आभा बिखेरते खजाने भरे हुए थे, ढेर सारी अलमारियां, सुनहरे आसन और क्रिस्टलीय प्लेटफॉर्म ऐसी वस्तुओं से ढके हुए थे जिन्होंने ओरायन के दिल की धड़कन को अनियंत्रित रूप से बढ़ा दिया था। हालांकि वह जल्दी से शांत हो गया और किसी और की मौजूदगी के लिए सावधानी से इधर-उधर देखने लगा। इधर-उधर देखने के बाद उसे कोई भी नजर नहीं आया, इससे वह और भी सतर्क हो गया। लेकिन इस जगह से उसे एक अजीब सी पहचान थी, और जैसे ही उसकी नजर किसी शेल्फ पर पड़ी, वह झट से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें उत्साह और विस्मय से चमक रही थीं और वह शेल्फ की ओर बढ़ रहा था। हर खजाने के सामने एक संक्षिप्त विवरण शान से तैर रहा था। यह है, ओरायन की आवाज कांप उठी जब उसने अपने सामने रखी पहली वस्तु को देखा। ड्रैगन देवता की नुकीली तलवार, पौराणिक पद, एक प्राचीन ड्रैगन देवता की नुकीली तलवार, चिलियोकोसम को चकनाचूर करने में सक्षम। ओरायन ने धीरे से कहा, क्या? अविश्वसनीय शक्ति। वह दूसरे आसन की ओर मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसकी हृदय गति और तेज हो गई है। चिलियोकोसम वर्ल्ड ट्री, प्राइमोर्डियल रैंक, एक चिलियोकोसम वर्ल्ड ट्री जो कई चिलियोकोसम को जन्म दे सकता है। प्रत्येक शाखा एक सर्वोच्च रैंक का खजाना बना सकती है। उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि वह उत्तेजना से भर गया था। उसकी आंखें उत्सुकता से कमरे में बिखरे अन्य खजानों पर टिकी थीं। वह जल्दी जल्दी अनगिनत पंक्तियों के बीच चलता रहा, प्रत्येक खजाना पिछले से अधिक प्रभावशाली लग रहा था। दिव्य तत्व बीज, बिजली, दिव्य रैंक, उपभोग करने पर शुद्ध, शीर्ष स्तरीय बिजली आत्मीयता प्रदान कर सकता है। कालातीत न्याय की तलवार, सर्वोच्च पद, इसमें समय की शक्ति है जो समय के प्रवाह को क्षण भर के लिए उलटने या रोकने में सक्षम है। रहस्यमय संप्रभु, सर्वोच्च रैंक की विरासत स्क्रॉल, सभी रहस्यमय जादू कलाओं का पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। ओरियन को उत्तेजना से चक्कर आने लगा। कैसे? इतने सारे दुनिया हिला देने वाले खजाने एक ही जगह पर कैसे मौजूद हो सकते हैं? क्या यह इको का तोहफा है? उसका खजाना? वह उत्सुकता से आगे की खोजबीन करने लगा, और जब उसने अविश्वसनीय वस्तुओं को देखा तो उसकी सांसें लगभग रुक सी गईं। ब्लेड ऑफ वॉयड सेवरेंस, प्राइमोर्डियल रैंक, एक तलवार जो सभी चिलियोकोसम को काटने में सक्षम है। स्वर्गीय पवन कमल, पौराणिक रैंक, उपभोक्ता को सर्वोच्च पवन आत्मीयता प्रदान करता है जो सच्चे ड्रैगन को टक्कर देता है। मूल नेत्र, आदिम पद, धारक को पूर्ण बोध प्रदान करता है जो सभी भ्रमों और छुपे हुए सत्यों के साथ साथ अतीत और भविष्य को देखने में सक्षम है। यह अविश्वसनीय है। ओरियन की आवाज कांप उठी, उसकी आंखों में उत्साह बेकाबू होता जा रहा था। वह अपनी उलझन को पूरी तरह भूल चुका था, लालच और वासना में बह गया था जो उसकी क्रूर प्रवृत्ति में गहराई से समाया हुआ था। जैसे ही उसने ड्रैगन भगवान के दांत को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक नरम, खंडित आवाज उसके कानों में धीरे से गूंज उठी। मालिक। हूं। ओरियन रुका और उलझन में इधर-उधर देखने लगा। कौन? मास्टर, कृपया, ऊपर। धीरे धीरे उसकी धीमी आवाज तेज, स्पष्ट, फिर भी अजीब तरह से खंडित होती गई। ओरायन का चेहरा पहले भ्रम में, फिर घबराहट में बदल गया और अचानक विशाल खजाना जोर से कांप उठा। नहीं, रुको, क्या हो रहा है? वह घबराकर पीछे मुड़ते हुए चिल्लाया। उसके आसपास का पूरा स्थान कांपने, टूटने, बिखरने लगा। ओरियन ने बेताबी से पास के खजाने को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ धुएं की तरह बेबस होकर खाली हवा को पकड़े हुए निकल गए। नहीं, नहीं, रुको, वह हताशा में चिल्लाया, उसकी आंखें भय से बड़ी हो गईं। एक एक करके अमूल्य खजाने उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गए और शून्य में विलीन हो गए।
उसके नीचे का फर्श टूटकर गिर गया और वह अंतहीन अंधकार में डूब गया। नहीं, ओरियन असहाय निराशा में चिल्लाया, यह देखते हुए कि वह शानदार खजाना पूरी तरह से पिघल गया और पीछे एक शून्य के अलावा कुछ नहीं बचा। युवा मास्टर ओरियन, कृपया जाग जाइए, रीना की आवाज अंततः अंधेरे को चीरती हुई सुनाई दी, इस बार पूरी तरह से स्पष्ट और वास्तविक। ओरियन की आंखें खुल गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे ही उसकी दृष्टि फिर से केंद्रित हुई, उसे एहसास हुआ कि वह अपने बिस्तर पर सुरक्षित लेटा हुआ है। रीना और फियोरा उसके बिस्तर के पास बेचैनी से खड़ी थीं, उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मास्टर ओरियन, क्या आप ठीक हैं? रीना ने धीरे से पूछा, वह चिंतित दिख रही थी। ओरियन धीरे से उठ बैठा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं, उसका दिल पछतावे और उदासी से धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर हल्के से सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। यह बस एक सपना था। उसने एक और लंबी सांस छोड़ी, खजाने की जीवंतता अभी भी उसे सता रही थी। बस एक बहुत ही क्रूर सपना, उसने पछतावे से धीरे से सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। तुम लोग बाहर जाकर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं, उसने धीरे से उनसे कहा। रीना और फियोरा ने एक दूसरे को चिंता से देखा लेकिन फिर भी बाहर चले गए। एक सपना, एक कमबख्त सपना, उसके होंठ फड़कते हुए वह लगभग चीख पड़ा। क्या यह इको की करतूत थी? क्या वह मेरे साथ कोई मजाक कर रहा था? उसने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। सपना उसे इतना सच्चा लगा कि वह अभी भी उलझन में था कि यह सपना है या नहीं। वह बिस्तर पर गिर पड़ा, माथे पर हाथ रखे, लगता है मुझे और बाहर जाना होगा, मेरा दिल ऐसे निराशा भरे सपनों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी अति प्रतिक्रिया के लिए वह भी दोषी नहीं था। खजानों को संजोना और उनका पीछा करना सच्चे ड्रैगन का स्वभाव है। अगर उसकी जगह कोई और सामान्य सच्चा ड्रैगन होता, तो शायद वह पहले ही रो रहा होता। सच्चे ड्रैगन अपने खजानों को अपने बच्चों से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, और यदि उन्हें अचानक से ऐसे उच्चस्तरीय खजाने दे दिए जाएं और फिर उनसे छीन लिए जाएं, तो वे संभवतः अत्यधिक क्रोध में अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करना शुरू कर देंगे। कुछ मिनट आराम करने के बाद ओरियन उठा और वॉशरूम की ओर चला गया और फिर नहाने चला गया। उसने आज रीना और फियोरा को नहीं बुलाया क्योंकि वह थोड़ी देर और बाथरूम में ही रहना चाहता था। रीना और फियोरा ने दरवाज़ा खटखटाया और सोच रही थीं कि उसे अंदर आने में इतनी देर क्यों लग रही है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। रीना ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर आ गई। मास्टर ओरियन, आप कहाँ हैं? रीना ने कमरे में प्रवेश करते ही धीरे से पुकारा। मास्टर ओरियन, आप कहाँ हैं? फियोरा ने भी शांत स्वर में पूछा। थोड़ा धीरे से पुकारो, फियोरा, मैंने तुम्हें लगभग सुन लिया था। ओरियन की व्यंग्यात्मक आवाज बाथरूम की तरफ से आई जब वह तौलिया पहने हुए बाथरूम से बाहर निकला। अरे, मास्टर ओरियन, आज आपने अकेले स्नान किया? रीना ने थोड़ी निराशा के साथ पूछा। और क्या? तुम दोनों साथ में नहाना चाहते थे? उसने हंसते हुए पूछा। उमू, यह इतना बुरा नहीं होगा, रीना ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया, मानो उसके अनुरोध पर विचार कर रही हो। जबकि उनकी बेशर्म छेड़खानी से फियोरा का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया था। खैर, मेरे कपड़े ले आओ, मुझे नाश्ते के लिए पहले ही देर हो गई है। उसने जल्दी से कपड़े पहनने से पहले बाहर सुबह के सूरज को देखा। रीना और फियोरा ने जल्दी से उसे कपड़े पहनाए और उसके पीछे चल दी। इस ज्वलंत और निराशाजनक सपने के बाद कुछ दिन चुपचाप बीत गए। ओरियन धीरे धीरे अपनी आरामदायक दिनचर्या में लग गया, जैसे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना और एल्ड्रिक वसेलिन के साथ गर्मागर्म पारिवारिक भोजन का आनंद लेना। धीरे धीरे सपने से उपजी निराशा तो दूर हो गई, लेकिन सपने को देखकर कीमती खजानों की चाहत की चिंगारी उसके दिल में बनी रही। एक उज्ज्वल सुबह, नाश्ते के तुरंत बाद, सेलीन उत्साहित भाव से ओरियन के पास पहुंची और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। ओरियन प्यारे, तुम बहुत देर से हवेली में बंद हो। आज दादी तुम्हें शहर घुमाने के लिए शॉपिंग पर ले जाएंगी। कैसा लग रहा है? उसने गर्मजोशी से पूछा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। ओरियन ने उसके मुस्कुराते चेहरे पर नजर डाली और एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है,
दादी माँ। शहर को फिर से देखना अच्छा रहेगा। सेलेन की मुस्कान खुशी से चौड़ी हो गई जब वह जल्दी से जाने के लिए तैयार हो रही थी। एल्ड्रिक ने हल्के से हंसते हुए उन्हें जाते हुए देखकर अपना सिर हिलाया। हाँ, उसे ज्यादा बिगाड़ो मत, सेलेन। वाह, मैं उसे इतना बिगाड़ कैसे सकती हूँ? सेलीन ने चंचल तिरस्कार के साथ उत्तर दिया और ओरियन को प्रतीक्षारत गाड़ी की ओर ले गई। ग्रेथॉन शहर सुबह की कोमल धूप में चहल पहल से भरा हुआ था। सड़कों पर चहल पहल वाली दुकानें और स्टॉल लगे हुए थे और व्यापारी पूरे जोश से अपना सामान बेच रहे थे। जब वे बाजार क्षेत्र के पास पहुंचे तो ओरियन ने गाड़ी की खिड़की से सब कुछ उत्सुकता से देखा। देखो, ओरियन, क्या यह जीवंत नहीं है? सेलीन ने रंग-बिरंगे स्टॉलों और राहगीरों के मुस्कुराते चेहरों की ओर इशारा करते हुए खुशी से कहा। यह ग्रेथॉर्न शहर का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, स्वादिष्ट खाने से लेकर अनमोल चीजों तक। खजाने का जिक्र सुनते ही ओरियन की आंखें चमक उठीं, उसकी ड्रैगन जैसी प्रवृत्ति ने उसे उत्सुकता से भर दिया। फिर भी उसने शांति से सिर हिलाया, अपना उत्साह छिपाते हुए। यह वाकई दिलचस्प लग रहा है, दादी माँ। वे गाड़ी से उतरकर भीड़-भाड़ में इत्मीनान से टहलने लगे। सेलीन ने खुशी-खुशी ओरियन को कई विक्रेताओं से मिलवाया और बीच-बीच में उसके लिए तरह-तरह की मिठाइयाँ खरीदने के लिए रुकती रही। ओरियन ने विभिन्न स्थानीय स्नैक्स का स्वाद बड़े चाव से लिया, जिसमें मैनावर्धित मांस से भरे स्वादिष्ट पेस्ट्री से लेकर प्राकृतिक तात्विक ऊर्जा से युक्त मीठे फल शामिल थे। हम्मा, सब कुछ कितना स्वादिष्ट है! ओरियन ने पेस्ट्री का स्वाद लेते हुए ईमानदारी से प्रशंसा की। सेलेन के चेहरे पर स्नेह झलक रहा था जब उसने उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। उसे खुश देखकर उसे खुशी हो रही थी। वे जल्द ही आभूषणों और कलाकृतियों की दुकानों की एक कतार में पहुंच गए, जो कुलीन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए चमकीले ढंग से सजाई गई थी। ओरियन का दिल तुरंत धड़क उठा जब उसकी नज़र एक जगमगाते रत्न प्रदर्शनी पर पड़ी। वह अनजाने में ही रुक गया, रत्नों और खजानों की चमकती हुई कतार की ओर खींचा चला गया। खास तौर पर एक चमकदार माणिक्य का हार उसकी नज़र में आया, जो आग की तरह चमक रहा था। किसी चीज में रुचि है? सेलीन ने उत्सुकता से पूछा, उसकी थोड़ी सी व्याकुलता को देखते हुए। ओरियन ने तुरंत अपना संयम संभाला और हल्के से सिर हिलाया। अरे नहीं, मैं तो बस इधर-उधर देख रहा था, उसने अपनी असली दिलचस्पी छिपाते हुए शांति से जवाब दिया। सेलीन ने शक से भौहें उठाईं, लेकिन उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि गर्मजोशी से मुस्कुराई। चलो अंदर चलते हैं। दादी आज तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदना चाहती हैं। चकाचौंध भरी दुकान में दाखिल होते ही ओरियन की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। उसने सहज दिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र चुपके से अंदर सजे तरह-तरह के चमकदार सामान और नगीनों पर टिक गई। उसका क्रूर लालच चुपचाप जाग उठा और हर चमकती हुई चीज को पाने की चाहत उसे हो गई। सेलीन ने उसके उत्साह को भांपते हुए धीरे से हंसते हुए कहा, ओरियन, जो भी तुम्हें पसंद हो, चुन लो। इसे दादी माँ का खास तोहफा समझो। ओरियन एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था। वह जानता था कि उसके दादा दादी के पास ढेर सारा पैसा है, इसलिए यह छोटी सी बात कोई मायने नहीं रखती। बहुत सोच विचार के बाद उसने गहरे नीले रत्न से जड़ा एक शानदार चांदी का कंगन चुना। यह उसकी आंखों के लिए सबसे ज्यादा मनभावन लगा। बस यही एक, ओरियन ने अपनी उत्तेजना को शांत मुस्कान के पीछे छिपाते हुए धीरे से कहा। सेलीन उसकी पसंद से प्रसन्न हुई, उसने सहमति में सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खरीद लिया। साथ ही उसने चुपके से कुछ और वस्तुएं भी चुनी जिन पर उसने गौर किया था कि ओरायन ने पहले ही चुपके से नजर डाल ली थी। दिन भर सेलीन और ओरियन कई दुकानों में घूमते रहे। शाम तक उन्होंने कई पोशाकें, कलाकृतियां, स्थानीय विशेषताएं और उससे भी ज्यादा चमकदार गहने खरीद लिए थे, जिन्होंने ओरियन के ड्रैकोनिक दिल को चुपके से खुश कर दिया था। जैसे ही आकाश धीरे धीरे हल्के पीले रंग में बदल गया, जो सूर्यास्त के आगमन का संकेत था, वे अपनी ढेर सारी खरीदारी से भरी गाड़ी में वापस लौट आए। लूकन ने सारा सामान देखते हुए अपना सिर हिलाया। मैडम सेलेन यंग मास्टर ओरियन को बहुत ज्यादा बिगाड़ रही हैं। गाड़ी के अंदर सेलीन ने गर्मजोशी से ओरियन का हाथ पकड़ लिया और स्नेह से मुस्कुराई। क्या आज तुमने मजा किया, ओरियन, प्यारे?
ओरियन ने उसकी कोमल निगाहों से नजरें मिलाईं और ईमानदारी से सिर हिलाया। उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। हाँ दादी, आज का दिन बहुत अच्छा था। सेलिन गर्मजोशी से मुस्कुराई, उसकी आंखों में स्नेह भर आया। यह सुनकर अच्छा लगा। हमें ऐसा ज्यादा बार करना चाहिए। ओरियन की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। हमारे पास इस तरह की छोटी छोटी यात्राओं पर जाने के लिए पूरा समय होगा। उसने सिर हिलाया, फिर उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। हाँ, अभी हमें तुम्हारी जागृति पर ध्यान देना चाहिए। ओरियन ने धीरे से हंसते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास अभी भी कुछ सप्ताह बाकी हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। हल्के से सिर पर हाथ मारते हुए वह हंसी, अरे मैं कितनी पागल हूं, मैं तो भूल ही गई थी कि अभी भी समय है। वे घर वापस जाते समय बातचीत करते रहे। फिर प्रवेश द्वार पर एडगर कुछ और बटलरों को लेकर आया जिन्होंने सेलिन और ओरियन द्वारा खरीदी गई चीजों को उतारने में मदद की। इस बीच ओरियन इतने सारे नए खजाने पाकर अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। सपने में जो उसने देखा था, उसकी तुलना में वे शायद बेकार हों, लेकिन यहां उसे जो मिला, वह सपने में देखे गए खजानों से बिल्कुल अलग असली खजाना था। उसने एडगर से अपनी खरीदी हुई सारी चीजें अपने कमरे में रखवा दी। जाने से पहले सेलिन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वे लोग बाजार में पहले ही भरपेट खा चुके थे, इसलिए वह सीधे सोने चली गई, जबकि ओरियन अपने कमरे की ओर चला गया। फिर अपने कमरे के अंदर रीना और फियोरा ने मेज पर बिखरे चमकदार रत्नों को देखा। अगर आज उसने जितना पैसा खर्च किया है, उसे गिने, तो उसका 90% हिस्सा इन्हीं रत्नों पर खर्च होगा। मास्टर ओरियन, ये क्या आपने सचमुच ये सब अपने लिए खरीदे हैं? रीना ने संदेह से पूछा। उसे शक था कि रास्ते में उसे किसी रईस की बेटी से प्यार हो गया होगा और वह उससे प्रेम करना चाहता होगा। ओरियन ने हल्के से कहा, मैं इन सुंदरियों को और किसे उपहार में दूंगा? बेशक ये मेरी हैं। रीना ने आश्चर्य से जीभ चटकाई। ये सभी रत्न उच्च कोटि के हैं और इनमें भरपूर मान भरा है। मेरा मानना है कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति के हाथ कोई उपयुक्त रत्न लग जाए, तो वह भी बलपूर्वक जागृत हो सकता है। दूसरी ओर फियोरा ने सभी रत्नों को चमकती आंखों से देखा। यह पहली बार था जब उसने इतने सारे खजाने एक साथ देखे थे। हाँ, दादी सेलिन मुझे बहुत ज्यादा बिगाड़ती हैं। हंसते हुए उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। फियोरा ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक चमकदार सोने की अंगूठी उठाई जिसमें लाल, चमकदार पीला रत्न जड़ा हुआ था। बोंक! रीना ने धीरे से फियोरा का सिर कराटे से काट दिया। ओवी ओवी! फियोरा ने जल्दी से अंगूठी गिरा दी और अपना सिर पकड़ लिया और रीना को थोड़ी सी आरोप भरी निगाहों से देखा। यह मास्टर ओरायन का खजाना है, आपको उनकी अनुमति के बिना इसे नहीं उठाना चाहिए, रीना ने सख्ती से कहा। फियोरा को बिना अनुमति के अपने खजाने को उठाते देख ओरियन को अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्सा आया, हालांकि उसने इन भावनाओं को उतनी ही तेजी से दबा दिया जैसे वे उभर रही थीं। वह हल्के से फियोरा की ओर बढ़ा, जिसका शरीर डर से थोड़ा कांप रहा था। रीना चिंतित भाव से ओरियन की ओर देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया देगा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, जिससे फियोरा सिहर उठी। थपथपाया। उसने धीरे से अपना हाथ उसके ऊपर रखा और फिर उसे हल्के से थपथपाया। आप आगे बढ़िए और अपनी पसंद का कोई भी रत्न चुन लीजिए। मेरे पास तो पहले से ही काफी है। वह धीरे से मुस्कुराया और मीस की ओर इशारा किया। रीना ने राहत की सांस ली, यह देखकर कि उसे बुरा नहीं लगा, फिर उसकी मुस्कान खिल उठी। आह, मास्टर ओरियन, क्या आप अपनी प्यारी नौकरानी को भी कोई खजाना नहीं देंगे? ओरियन के होंठ हल्के से फड़क उठे, उसने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। आप इसे फियोरा को मारने के लिए माफी मान सकते हैं। उसकी बातें सुनकर फियोरा के गाल लाल हो गए। उसने शर्माकर अपना सिर नीचे कर लिया। रीना की आंखें अतिशयोक्ति से चौड़ी हो गईं। मैंने तो उसे इतनी जोर से मारा भी नहीं। उसने अपना हाथ अपने चेहरे के पास लाया और ऐसे दिखाया जैसे आंसू पोंछ रही हो, बस इतना कह दो कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ओरियन का मन तो किया कि उसकी सारी गुस्ताखी को पीट दे, लेकिन उसने पलटकर मेज की तरफ इशारा किया। तुम दोनों खजाना ले जा सकते हो।
वाह, आप सबसे अच्छे हैं, मास्टर। रीना खुशी से उछल पड़ी और मेज की ओर चल पड़ी। दूसरी ओर फियोरा ने वह अंगूठी उठा ली जिसे वह पहले देख रही थी। ओरायन का दिल उन खजानों को देखकर दुखित हो गया जो हमेशा के लिए उससे दूर चले गए थे, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखा। जल्द ही रीना ने भी अपने लिए एक अंगूठी चुन ली। हालांकि उसकी अंगूठी फियोरा की अंगूठी के मुकाबले जर्जर थी। उसमें कोई रत्न नहीं था, बस एक साधारण चांदी की अंगूठी थी जिस पर छोटे छोटे डिजाइन थे। उसने उसकी पसंद देखकर भौहें चढ़ाई। तुम्हें इस बारे में पक्का यकीन है? तुम फिर से चुन सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। रीना ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से सिर हिलाया। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मास्टर ओरियन की तरफ से एक तोहफा। उसने अपने हाथ जोड़े और उन्हें सीने से लगा लिया। मैं इसे जरूर संजो कर रखूंगी। फियोरा ने रीना के चुने हुए खजाने को देखा और उसे स्वीकार करने में झिझक रही थी। ओरियन उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराया। ठीक है, अब तुम जाओ। मुझे भी सोना है। उसने उन्हें धीरे से कमरे से बाहर धकेल दिया और फिर खजाने से भरी मेज पर वापस आ गया। अभी अभी जो हुआ था उसे याद करते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। अब और नहीं चल सकता। ये ऐसे नहीं चल सकता। पूरे दिन की घटनाओं को याद करते हुए उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। क्या मैं सचमुच इन दयनीय ड्रैकोनिक प्रवृत्तियों को अपने मूड पर हावी होने दूंगा? मैं इन साधारण प्रवृत्तियों से ऊपर हूं। मैं एक सच्चा ड्रैगन हूं। उसके शरीर में ड्रैगन माइट का उबाल था, जो उसके चारों ओर सब कुछ उंडेलने को तैयार था, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया। क्या ये प्रवृत्तियां मेरे जागने पर और भी प्रबल हो जाएंगी? या जब मैं एक नवजात ड्रैगन से एक किशोर ड्रैगन बनने के लिए शीत निद्रा में चला जाऊंगा? वह कमरे में इधर-उधर चहलकदमी करने लगा। उसने पहले इस मुद्दे के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब सोचा था, तो वह अपनी मानवीय पहचान नहीं खोना चाहता था। मैं न सिर्फ एक परफेक्ट ड्रैगन हूं, बल्कि एक परफेक्ट इंसान भी हूं। इन नामों का क्या मतलब है? सिस्टम ने ये नाम शायद इसलिए दिए क्योंकि शुरुआती स्तर कम होने के कारण उसके पास ब्लडलाइंस के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। उसने कई तरह के हालातों के बारे में सोचते हुए अपने माथे पर थपथपाया। अंत में वह बिस्तर पर लेट गया। मुझे यह देखना होगा कि मेरे जागरण के दौरान मेरे रक्तवंश और प्रणाली में क्या परिवर्तन होते हैं। दिन भर की सारी घटनाओं के बाद अंततः उसने आराम करने का निर्णय लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन उसने अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू की। उठना, नहाना, फियोरा और रीना को चिढ़ाना, एल्ड्रिक और सेलेन के साथ नाश्ता करना और अंत में पुस्तकालय की ओर जाना। दिन इसी तरह बीतते रहे, हर दिन पिछले दिन की तरह ही घटनाहीन। इस दौरान आर्या और रेनॉल्ड फिर नहीं आए। शायद एल्ड्रिक ने उन्हें ओरियन के अध्ययन कक्ष में खलल न डालने के लिए कहा था। ओरियन का मुख्य ध्यान जादुई ज्ञान और इस राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर था। एक और दिलचस्प बात जो उसे मिली, वह थी महाद्वीप का साझा दुश्मन, राक्षस। महाद्वीप के इस हिस्से पर हमला करने वाले राक्षस 72 राक्षसों के झंडे तले हैं। लेकिन सिर्फ एक ही नाम लिखा है, वेपर। उसने उत्सुकता से एक स्त्री के चित्र को देखा जिसके गहरे नीले बाल पानी की तरह बह रहे थे और जिसने काले मूंगे जैसा कवच पहना हुआ था। दिलचस्प। यह सचमुच बहुत दिलचस्प है, वह राक्षसी को गौर से देखते हुए बुदबुदाया। सोलोमन के 72 राक्षस। तो वे इस दुनिया में मौजूद हैं, उसने धीरे से बुदबुदाया। उसने अपने पिछले जन्म में सोलोमन के 72 राक्षसों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था क्योंकि उनका कथा साहित्य की दुनिया पर बहुत प्रभाव था। लेकिन मैं ज्यादा यकीन से नहीं कह सकता, हो सकता है ये महज एक इत्तेफाक हो, उसने बिना किसी भरोसे के कहा। लेकिन अगर ये सचमुच सोलोमन के 72 राक्षस हैं, तो बाल, पैमोन, अस्मोडियस, बेलियाल और दूसरे ऊंचे दर्जे के राक्षस कहाँ हैं? उनके सामने तो वेपर एक छोटी मछली के अलावा कुछ नहीं है। उसने कुछ देर सोचा। इस दुनिया में आने के बाद उसने जो छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा की थीं, उनके बारे में सोचते हुए, रुको, इको, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचानक बोल उठा, मुझे याद है उसने चिलियोकॉसम के बारे में कुछ कहा था। और अगर चिलियोकॉसम के बारे में मेरी जानकारी सही है, तो यह दुनिया उसका एक छोटा सा हिस्सा मात्र है।
इससे समझ में आता है कि इतना कमजोर दानव यहाँ क्यों है। वह बार बार खुद से सिर हिला रहा था, यह सोचकर कि कम से कम उसे तो बात समझ आ गई। सोच रहा हूं, क्या इस दुनिया में और भी पौराणिक प्राणी होंगे? उसने खिड़की से बाहर देखा। ऐसी बहुत सी पौराणिक हस्तियां थीं जिनसे वह मिलना चाहता था, और उसे जो आशीर्वाद मिले थे उनके साथ उसका मुकाबला करना संभव था। दस्तक दस्तक। मास्टर ओरियन, हम नाश्ता लाए हैं। रीना की प्रसन्न आवाज दरवाजे के बाहर से आई। ओरियन ने किताब बंद कर दी। अंदर आ जाओ। रीना ने दरवाजा खोला, जबकि फियोरा स्नैक्स और मिठाई से भरी एक ट्रे लेकर आई। ओरियन ने ऊपर देखा कि वे उसके सामने ट्रे रख रहे हैं। उसकी निगाहें उनकी उंगलियों पर थोड़ी रुक गईं, फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसके दिन यूं ही चलते रहे। आखिरकार एक महीना बीत गया। जल्द ही उसकी जागृति का दिन आ गया। वह अपने महल के एक बड़े हॉल में खड़ा था, जिसे बटलरों ने खाली कर दिया था। एल्ड्रिक और सेलेन उसके सामने खड़े थे। ओरियन, क्या तुम सच में जागना चाहते हो सकता है कि कुछ समय में तुम स्वाभाविक रूप से जाग जाओ, एल्ड्रिक ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। सेलेन का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने कुछ भी कहने से खुद को रोक लिया। ओरियन ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी जागना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी स्थिति के कारण कुछ और वर्षों तक जाग नहीं पाऊंगा, उसने धीरे से समझाया। वह उन्हें सीधे तौर पर यह नहीं बता सका कि वह केवल 1 महीने का है, और उसे स्वाभाविक रूप से जागने में अभी भी कुछ समय लगेगा। एल्ड्रिक और सेलेन ने सिर हिलाने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। तो तैयार रहो, क्योंकि यह एक जबरदस्त जागृति है, यह दर्दनाक होगी, एल्ड्रिक ने उसी गंभीर स्वर में कहा। ओरियन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, दादाजी। मैं थोड़ा दर्द सहन कर सकता हूं। सेलीन ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। वह जानती थी कि इस जागृति का दर्द कितना गहरा था। यही कारण था कि वहां हर जगह जादूगर नहीं थे, क्योंकि कोई भी इतनी कम उम्र में इस दर्द का अनुभव नहीं करना चाहता था। और बाद की उम्र में यह जागृति ज्यादा प्रभावी नहीं होती। एल्ड्रिक ने सिर हिलाया। ठीक है, थोड़ी देर रुको। तुम्हारी दादी और मैं एक जागृति मंत्र रचेंगे। ओरायन कुछ कदम पीछे हट गया, जिससे उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान मिल गया। एल्ड्रिक ने गहरी सांस ली और फिर एक थैली निकाली जिसमें सिल्वर सैंड भरा हुआ था, जो एक उच्च स्तरीय सामग्री है जिसका उपयोग अनोखे मंत्र बनाने के लिए किया जाता है। केवल कुलीन लोग ही जादू करने के लिए केवल चांदी की रेत का इस्तेमाल कर सकते थे। अधिकांश सामान्य जादूगर इसकी मात्रा बढ़ाने और इसके मूल्य को बढ़ाने के लिए इसे अन्य सामग्रियों के साथ मिलाते थे। एल्ड्रिक ने ध्यान से संगमरमर के फर्श पर सिल्वर सैंड डाला और बारीकी से सटीक पैटर्न और रून्स बनाए। उसकी आंखें पूरी एकाग्रता से चमक उठीं, जैसे ही उसकी उंगलियों से मानस प्रवाहित हुआ, जिससे रेत धीरे धीरे चमक उठी। सेलेन, अब तुम्हारी बारी है, उन्होंने जटिल आधार पैटर्न को पूरा करते हुए शांतिपूर्वक कहा। सेलेन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ी, अपने वस्त्र में हाथ डालकर कई मौलिक रत्न निकाले जो उज्ज्वल ऊर्जा से चमक रहे थे। ऐसा जादू उसने पहली बार नहीं बनाया था। दरअसल, उसने कई बार ऐसा किया था। लेकिन इस बार, इसका मतलब अलग था। वह अपने पोते के लिए ऐसा कर रही थी, इसलिए उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। प्रत्येक रत्न मूल तत्वों में से किसी एक का प्रतिनिधित्व करता था: अग्नि, वज्र, वायु, पृथ्वी, जल और हिम। उसने प्रत्येक रत्न को एल्ड्रिक के स्वरूप में विशिष्ट स्थानों पर सावधानीपूर्वक रखा। ओरियन की आंखें चमक उठीं जब वह उन्हें देख रहा था। दूर से भी वह उन दुर्लभ रत्नों से निकल रहे जबरदस्त मानस को महसूस कर सकता था। रत्नों को व्यवस्थित करने के बाद सेलीन ने धीरे से एक शीशी निकाली जिसमें एक चमकीला नीला द्रव था। ओरियन ने उसके मानस में उतार चढ़ाव से ही उसे तुरंत पहचान लिया। क्या यह नहीं है? ओरियन ने धीरे से बुदबुदाया। सचमुच, एल्ड्रिक ने जानबूझकर सिर हिलाया। शुद्ध मंसार। अत्यंत दुर्लभ और कीमती, केवल सबसे शक्तिशाली कुलीन घरानों के पास ही इसकी पहुंच है। सेलीन ने शुद्ध मंसार को संरचना के केंद्र में डाला, जिससे हॉल के भीतर मन घनत्व तुरंत बढ़ गया। इसने संपूर्ण मंत्र के अंतिम उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया तथा इसे तुरंत जीवंत कर दिया, क्योंकि रून और रत्न एक साथ प्रतिक्रिया करते हुए जीवंत रूप से चमकने लगे और प्रवाहित ऊर्जा की धाराओं के साथ सहजता से जुड़ने लगे। अंत में,
एल्ड्रिक ने ध्यान से एक चमकदार रोशनी बिखेरता हुआ सुनहरा क्रिस्टल निकाला और उसे संरचना के बिल्कुल केंद्र में स्थापित कर दिया। फिर उसने 9 उच्च श्रेणी के मन क्रिस्टल निकाले और उन्हें संरचना के प्रमुख बिंदुओं पर स्थापित कर दिया। ओरियन ने तुरंत उस सुनहरे मान क्रिस्टल को एक उत्कृष्ट मान क्रिस्टल के रूप में पहचान लिया, जो थंडर पीक साम्राज्य में उपलब्ध सर्वोच्च श्रेणी के क्रिस्टलों में से एक था। बाकी क्रिस्टल उच्च श्रेणी के मान क्रिस्टल थे, जो कुलीन मंडलियों के लिए भी अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। मैना क्रिस्टल के ग्रेड को निम्न ग्रेड मैना क्रिस्टल, सामान्य ग्रेड मैना क्रिस्टल, उच्च ग्रेड मैना क्रिस्टल और उत्कृष्ट ग्रेड मैना क्रिस्टल में विभाजित किया गया था। अधिकांश जादूगर सामान्य श्रेणी के मन पत्थरों का उपयोग करते थे, जबकि कुलीन घराने आमतौर पर उच्च श्रेणी के पत्थरों का उपयोग करते थे। सेलिन ने धीरे से सांस छोड़ते हुए एक कदम पीछे हटकर उनके पूरे हुए मंत्र को देखा। मंत्र पूरा हो गया है। एल्ड्रिक ओरियन की ओर मुड़ा, उसकी आंखें गंभीर और चिंता से भरी थीं। ओरियन, इस संरचना में कदम रखने से पहले याद रखना कि इन पदार्थों की शक्ति के कारण जागृति की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी, सामान्य से कहीं ज्यादा। एक बार मंत्र शुरू हो जाने के बाद इसे रोकना संभव नहीं है। सेलिन धीरे से पास आई, उसके चेहरे पर कोमलता और चिंता थी। याद रखना, प्यारी, चाहे कितना भी दर्द हो, तुम्हें सहना होगा और ध्यान केंद्रित करना होगा। ओरियन ने उनकी चिंतित निगाहों से नजरें मिलाईं और उन्हें शांत करने के लिए आत्मविश्वास से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं समझती हूं और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। एल्ड्रिक गर्मजोशी से मुस्कुराया, हालांकि उसकी आंखों में चिंता की एक झलक भी झलक रही थी। अच्छा, अब दल के बीच में आओ और पालथी मारकर बैठ जाओ। जैसे ही तुम तैयार होगे, हम मंत्र सक्रिय कर देंगे। ओरियन ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर शांति से उस संरचना के केंद्र में पहुंच गया। उसका क्रूर हृदय स्थिर हो गया जब उसे जागृति मंत्र के बारे में सारी जानकारी याद आई। यह क्रिस्टलों और उसके आसपास के वातावरण से मन को निकालता था तथा उसे बलपूर्वक व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित करता था तथा उसे चेतना के सागर की ओर ले जाता था। मन हिंसक लहरों के साथ समुद्र की तरह नीचे गिरता, चेतना के सागर से टकराता, उसे बलपूर्वक खोलने और जगाने का प्रयास करता। यदि किसी व्यक्ति के पास सामान्य तत्वों में से एक तत्व मौजूद था, तो जागृति प्रक्रिया कुछ हद तक आसान थी, क्योंकि तत्व समृद्ध मंत्र शरीर में संगत मन पंप करता था। हालांकि यदि उनके पास कोई दुर्लभ या अनोखा तत्व है, जैसे प्रकाश या अंधकार, तो उन्हें स्वयं को जागृत करने के लिए केवल प्राकृतिक मन पर निर्भर रहना होगा। ओरियन जानता था कि उसकी जागृति अन्य लोगों की तुलना में अधिक कठिन होगी, 2 कारणों से, उसकी आयु और उसका वंश। वह बहुत छोटा था, बहुत ज्यादा छोटा। लेकिन वह धीरे धीरे बड़ा नहीं होना चाहता था। अपने ड्रैगन इनहेरिटेंस से ओरायन पहले से ही जोखिम को समझ गया था, नहीं बल्कि मूर्खता को जो वह करने जा रहा था। अपनी चेतना के सागर को बलपूर्वक जागृत करने की कठिनाई काफी हद तक जन्मजात क्षमता पर निर्भर करती है। क्षमता जितनी प्रबल होगी, सुरक्षात्मक अवरोध उतने ही अधिक और सघन होंगे। ज्यादातर औसत इंसानों के सामने सिर्फ एक ही बाधा थी जो इतनी नाजुक थी कि उसे आसानी से तोड़ा जा सकता था, हालांकि उसके साथ उतना ही नाजुक भविष्य भी जुड़ा था। कुलीन इंसानों या उच्च जातियों जैसे एल्व्स, ड्रेकोनियन या जायंट्स जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सामने अक्सर 2 से 5 बाधाएं होती थीं। उन्हें तोड़ने से बहुत अधिक क्षमता, व्यापक मन चैनल और मजबूत तत्व संबंध की पेशकश की गई। लेकिन असफलता का मतलब था स्थायी क्षति, एक रुकी हुई जागृति, अपंग क्षमता और सच्चे ड्रैगन। वे सबसे ऊपर थे। हर एक 6 दुर्जेय अवरोधों के साथ पैदा हुआ था, जो समय के अलावा किसी के लिए भी लगभग अभेद्य थे। उन्हें जागने की जरूरत नहीं थी। वे बस बढ़ते गए और उनकी चेतना का सागर दशकों में स्वाभाविक रूप से खिलता गया। लेकिन उसके पास दशकों का समय नहीं था। वह इंतजार नहीं कर सकता था और अपनी क्रूर प्रवृत्तियों पर नियंत्रण खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया, तो उसे डर था कि बहुत देर हो जाएगी। और इस स्थिति से निकलने का एकमात्र रास्ता जो उसे दिखाई दिया, वह था जागृति। वह यहां एक जुआ खेल रहा था, यह न जानते हुए कि क्या यह जागृति उसकी भावनाओं को और तीव्र कर देगी या उसे उन पर और अधिक नियंत्रण प्रदान करेगी। एल्ड्रिक और सेलेन ने शायद उसे ऐसा करने दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वह ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मन चैनलों पर जागेगा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्राइमस जालजारियन ड्रैकोनिस असल में किस तरह का बेतुका राक्षस था। उसने अपनी सांसों पर नियंत्रण किया और एल्ड्रिक और सेलेन की ओर देखा, उसकी आवाज दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। मैं तैयार हूं। सेलिन ने अंतिम बार एल्ड्रिक के साथ आश्वस्तकारी नजरों का आदान प्रदान किया,
उसके बाद उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और धीरे से मैना को सावधानीपूर्वक निर्मित मंत्र संरचना में निर्देशित किया। शुरू करो, सेलेन ने दृढ़ता से घोषणा की। धमाका! सक्रिय मंत्र संरचना से तुरंत ही मन का एक तीव्र उभार फूट पड़ा, जिसने ओरियन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। जीवंत, शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें उसके ऊपर बहने लगीं, लगभग उसकी इंद्रियों पर हावी हो गईं। उसके नीचे की संरचना में जीवन की ज्वाला भड़क उठी, इसके जटिल रंग चमकदार चमक के साथ चमक उठे, क्योंकि उन्होंने ओरायन के शरीर में मन को प्रवाहित किया। एक क्षण में, ओरियन ने अपने जीवनकाल में पहले कभी अनुभव नहीं किया था, ऐसा दर्द उस पर आक्रमण कर गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे अनगिनत जलती हुई सुइयां एक साथ उसके शरीर के हर इंच में चुभ रही हों, और उसकी नसों में अशांत मन की धाराएं जबरदस्ती प्रवाहित कर रही हों। बीप! 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 आपके ड्रैगन वंश से बढ़ी हुई मन इंद्रियों के कारण मेजबान 100 गुना तीव्रता से दर्द का अनुभव कर रहा है। सिस्टम की बेतुकी बातें सुनकर वह लगभग जोर से चीख पड़ा। एक इंसान सामान्य दर्द भी नहीं सह सकता, फिर भी वह उससे 100 गुना ज्यादा दर्द सह रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, दांत भींचते हुए चीखने की इच्छा को दबा रहा था। उसका दिल दर्द की किसी भी आवाज को अपने अंदर से निकलने नहीं दे रहा था, ताकि एल्ड्रिक और सेलेन पहले से ज्यादा परेशान न हो जाए, लेकिन पसीने की बूंदें तेजी से उसके माथे पर छा गईं। संरचना के बाहर, एल्ड्रिक और सेलेन उत्सुकता से देख रहे थे, ओरायन की पीड़ा भरी लेकिन अडिग अभिव्यक्ति को देखकर उनके दिल दहल गए। सह लो, ओरियन! एल्ड्रिक फुसफुसाया, मुट्ठियां कसकर भींच लीं, आंखें चिंता और उलझन के जटिल मिश्रण से भरी थीं। मन की मात्रा असामान्य रूप से एकत्रित हो रही थी। अकेले मंत्र से यह संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने इस विचार को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया और फिलहाल पूरी तरह से ओरायन पर ध्यान केंद्रित किया। संरचना के अंदर, ओरायन की चेतना अंदर की ओर डूब गई, और उसने महसूस किया कि मन की प्रचंड धाराएं उसकी चेतना के सागर की ओर हिंसक रूप से बढ़ रही हैं। मन लगातार आगे बढ़ता गया, और बढ़ती हुई तीव्रता के साथ उसके मन के केंद्र की रक्षा करने वाली बाधाओं से टकराता गया। आओ! ओरायन मन ही मन दहाड़ा, अपनी सारी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करते हुए मन के निरंतर प्रवाह का मार्गदर्शन किया। धमाका! पहला अवरोध जोर से टूट गया, जिससे उसकी आत्मा में पीड़ा की लहर दौड़ गई। ओरियन मानसिक रूप से लगभग टूट ही गया था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। एक बाधा दूर। उसने मन ही मन बुदबुदाया। धमाका! धमाका! 2 और अवरोध एक के बाद एक तेजी से टूट गए, मानो वह लगभग डूब गया हो। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, मांसपेशियां विरोध में चीख रही थीं, फिर भी ओरियन का इरादा अडिग था। मन पत्थरों से मन निकलना शुरू हो गया, उसके शरीर में प्रवेश करने लगा, और फिर हिंसक रूप से हर जगह फैलने लगा, उसके चेतना सागर की ओर एकत्रित होने से पहले। बूम बूम बूम। 3, 4, 5। उसने गिनती की, जैसे जैसे उसकी चेतना के सागर की प्रत्येक बाधा एक के बाद एक टूटती गई। उसके अंदर प्रवाहित होने वाला मन अधिक सघन, अधिक आक्रामक हो गया, तथा अंतिम बाधाओं पर अत्यधिक बल के साथ दबाव डालने लगा। लगभग पहुंच ही गए, ओरियन ने दांत पीसते हुए जोर से कहा, पसीना अब उसके कपड़ों को भिगो रहा था, जो नीचे चमकती संरचना पर टपक रहा था। दरार! अचानक, छठा अवरोध हिंसक रूप से टूट गया, जिससे ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह उत्पन्न हुआ जिसने क्षण भर के लिए ओरायन को अंधा कर दिया। हालांकि, अपेक्षित जागृति नहीं हुई। इसके बजाय, मन और भी ज्यादा हिंसक हो गया, वह चेतना के सागर के अंदर अवरोध की एक नई परत महसूस कर सकता था। 7वां अवरोध। ओरियन गुस्से से चिल्लाने ही वाला था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं डगमगाई। वह अवरोध पर दबाव बनाता रहा। धिक्कार है! देखते हैं कितने अवरोध हैं। उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा, क्योंकि उसके आसपास का वातावरण सघन हो गया था, जो उसकी प्रतिध्वनि के कारण लगभग धुंध में परिवर्तित हो गया था। एल्ड्रिक और सेलेन ने आश्चर्य से देखा, वे समझ नहीं पा रहे थे कि ओरायन अपने चारों ओर इतना अधिक मैना कैसे इकट्ठा कर रहा था। यह मुझे नहीं लगता कि 3 बाधा या 4 बाधा वाले प्रतिभाशाली लोग भी उसकी तुलना कर सकते हैं, एल्ड्रिक ने अवाक होकर कहा, एक बार फिर भविष्यवाणी को याद करते हुए।
जबकि सेलीन चिंतित होकर ओरियन को देखती रही, अपने दोनों हाथ जोड़े, चुपचाप उसके सुरक्षित होने की आशा करती रही। दूसरी ओर ओरियन लगातार बाधाओं को तोड़ता रहा। 7वें के बाद उसने 8वें को भी ध्वस्त कर दिया और अंततः 9वें से भिड़ गया। ब्रेक! ओरियन मन ही मन चिल्लाया, उसकी आवाज में थकावट और अडिग इच्छाशक्ति साफ झलक रही थी। क्रैक! 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 धमाका! अचानक 9वां अवरोध टूट गया और मन की सुनामी ने उसकी चेतना के सागर को भर दिया, जिससे वह तेजी से किसी भी मानव या सच्चे ड्रैगन की सीमाओं से परे फैल गया, जिससे वह सच्चे ड्रैगन के चेतना के सागर से कम 10 गुना बड़ा हो गया। डिंग! वेपर ने आपकी उपस्थिति पर ध्यान दिया है। ओरायन ने महसूस किया कि उसका दिमाग तेजी से फैल रहा है तथा वह एक शक्तिशाली स्पष्टता से अभिभूत हो गया है। जैसे ही उसने राहत की सांस लेने की कोशिश की, उसकी वंशावली और भी जोर से उमड़ पड़ी। उसकी ड्रैगन वंशावली और पूर्ण मानव वंशावली एक दूसरे के और भी करीब आ गईं, फिर भी ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही छोटा सा अंश अभी भी गायब है, इससे पहले कि वह अपना कायापलट पूरा कर सके और तीनों वंशावली को पूरी तरह से एक कर सके। हालांकि इस आंशिक विलय ने भी ओरियन को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। गहन परिवर्तनों के साथ उसका शरीर अचानक एक बार फिर तीव्र पीड़ा से भर गया। हड्डियां बेहद मजबूत हो गईं, मांसपेशियां सघन हो गईं, उसकी इंद्रियां असाधारण स्तर तक तीक्ष्ण हो गईं, उसकी आत्मा पवित्रता और शक्ति से भर गई। उसके शरीर में मन एक बार फिर बढ़ गया, फिर निष्क्रिय मन चैनलों पर हमला किया और तुरंत उनमें से 3 को खोल दिया। लेकिन यह रुका नहीं। यह बार बार टूटता रहा जब तक कि सभी 9 मन चैनल एक के बाद एक फट नहीं गए। संरचना के बाहर एल्ड्रिक और सेलेन अवाक थे, ओरायन के शरीर से निकलने वाले धरती को हिला देने वाले उतार चढ़ाव को महसूस कर रहे थे। फिर भी यह अंत नहीं था। उसके शरीर से तीव्र तात्विक उतार चढ़ाव निकलने लगे जो सभी ज्ञात तत्वों में घूमते रहे, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते। हालांकि उसके अग्नि और वज्र तत्व सबसे ज्यादा चमकते थे। क्या उसने अभी 9 चैनल जगा दिए? सेलेन ने आश्चर्य और हैरानी से आंखें फैलाते हुए कहा। एल्ड्रिक ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसका चेहरा और भी ज्यादा सदमे से भर गया। और उसका तात्विक लगाव, क्या उसने उन सबको जगा दिया? और इस लगाव का स्तर, यह मेरे से कहीं ज्यादा है। कहीं और, बाहरी दुनिया में एक भव्य और सुंदर कमरे में एक युवती को किताबें पढ़ते हुए देखा जा सकता था। अचानक उसने अपना सिर उठाया। प्रकाश, आत्मीयता, प्रकाश के कण उसके चारों ओर उठे, मानो कुछ संदेश दे रहे हों, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, एक दस्तक। लेडी आर्या, भोजन का समय हो गया है। स्टॉर्मवुड वन के भीतर एक ज्वालामुखी पर, जहां पिघली हुई नदियां ऑब्सीडियन गुफाओं से रक्त की तरह बह रही थीं, एक जोड़ी प्राचीन सुनहरी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। ज्वालामुखी के हृदय से एक विशालकाय ड्रैगन का सिर निकला, जो लाल सूरज की तरह शल्कों से ढका हुआ था, जिसकी नसें टपकते मैग्मा से हल्की सी चमक रही थी। जब वह मुड़ा तो उसके विशाल सींग ज्वालामुखी की दीवारों से रगड़ खा रहे थे। उसकी आंखें उत्तर पश्चिम की ओर, ग्रेथॉन शहर के ऊपर दूर आसमान की ओर सिकुड़ी हुई थी। एक लंबी खामोशी छा गई। हवा गरज रही थी। फिर, दुनिया जितनी पुरानी, इतनी गहरी आवाज में कि धरती हिल जाए, ड्रैगन ने अपनी ही भाषा में एक शब्द बोला। विसंगति। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। बस इतना पता था कि कुछ असंभव अभी अभी घटित हुआ था। मेरे लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसकी ड्रैकोनिक आवाज एक बार फिर प्राचीन भाषा में गूंजी, उसके बाद यह धीरे धीरे वापस लावा में समा गई। हवेली के अंदर वापस। ओरायन को अपने शरीर के अंदर मन का प्रकोप महसूस होता रहा। डिंग। असीमित सिस्टम विकास ट्रिगर, होस्ट विसंगति का विश्लेषण। मॉड्यूल पुनः कॉन्फ़िगर करना। मंत्र के प्रभाव में ओरियन का शरीर भारी दबाव से पसीने से भीग गया। उसकी चेतना क्षण भर के लिए लौट आई। डिंग। सिस्टम इवोल्यूशन का पता चला, पहला बड़ा अपडेट शुरू हो रहा है। होस्ट विसंगति का विश्लेषण। सिस्टम फ्रेमवर्क का पुनः अंशांकन।
नया मॉड्यूल आरंभीकरण पूर्ण डॉट। होस्ट को अब अपडेट किए गए सिस्टम के लिए कोर इंटेलिजेंस प्रकार चुनना होगा। विकल्प आवश्यक। संवेदनशील कोर, व्यक्तित्व और विकसित बुद्धि के साथ एक अनुकूली, आत्मजागरूक प्रणाली। गैर संवेदनशील कोर, एक विशुद्ध यांत्रिक प्रणाली जिसमें कोई विचार या भावनाएं नहीं है, ठंडी सटीकता के साथ कार्य करती है। इसे केवल सिस्टम के विकास के दौरान ही अपडेट किया जाएगा। निर्णय 5 सेकंड के भीतर किया जाना चाहिए। ओरियन की दृष्टि धुंधली हो गई, चेतना लगभग लुप्त होने के कगार पर थी। दर्द, दबाव, जो उसने सहा था, उसने उसे उसकी सीमा तक पहुंचा दिया था। उसके सामने चमकती सिस्टम स्क्रीन धुंधली और टिमटिमा रही थी। संवेदनशील, उसने मुश्किल से सोचा, यह शब्द स्पष्टता से अधिक सहज ज्ञान से बना था। डिंग। पसंद पंजीकृत डॉट। संवेदनशील कोर चयनित डॉट। सिस्टम आर्किटेक्चर का पुनर्निर्माण। व्यक्तित्व मैट्रिक्स आरंभ करना। कृपया प्रतीक्षा करें। डिंग। पूरा होने तक अनुमानित समय 5 घंटे 59 मिनट। ओरियन को न तो यह पता चला कि उसका चुनाव दर्ज हो गया है, न ही उसने टाइमर देखा। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, उसका शरीर पीछे की ओर गिरने लगा, बेहोशी की हालत में। सेलेन का शरीर तेजी से हिला और 1 सेकंड के भीतर ही उसकी स्थिति तक पहुंच गया। उसने उसे धीरे से पकड़ लिया और उसे बेहोश होते हुए देखा। एल्ड्रिक जल्दी से नीचे झुका और उसकी नब्ज टटोली। उसे देखने के बाद उसने गहरी सांस ली। उफ, वो ठीक है। बस मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा तनाव की वजह से बेहोश है। सेलीन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखें बेहोश ओरियन को देखते हुए चिंता से भरी रहीं। लेकिन उसका जागना, अगर किसी को पता चल गया, तो मुझे डर है कि उसे फिर कभी चैन का एक दिन भी नसीब नहीं होगा। एल्ड्रिक ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। आखिर यह कैसा राक्षस है? मुझे नहीं लगता कि साम्राज्यों या गुप्त पवित्र भूमि में भी ऐसी कोई प्रतिभा है। यह आखिर आया कहां से? लगता है वह बूढ़ा ताओवादी बकवास नहीं कर रहा था। हो सकता है उसे उसके बारे में और भी ज्यादा पता हो। सेलीन को उस बूढ़े ताओवादी से हुई अपनी मुलाकात याद आ गई। एल्ड्रिक ने अपना सिर हिलाया। हम निश्चित नहीं कह सकते कि वह क्या योजना बना रहा है। वह उन सबसे शक्तिशाली मनुष्यों में से एक है जिन्हें हम जानते हैं। अगर उसकी कोई योजना है, तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, चाहे हमारी क्षमता कितनी भी महान क्यों न हो। सेलेन ने आह भरी। कोई बात नहीं। जो होगा, वह अंततः होगा। अभी के लिए, हमें ओरियन का ध्यान रखना चाहिए। हम उसके भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन हमें उसके वर्तमान की रक्षा करनी चाहिए। एल्ड्रिक की नजरें ओरियन की ओर देखते हुए कोमल हो गईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, इस बार उसे सचमुच बहुत तकलीफ हुई है। पर मुझे आश्चर्य है कि उसने कितनी रुकावटें तोड़ी होंगी। खैर, चलो उसे उसके कमरे में ले चलते हैं और आराम करने देते हैं, सेलीन ने उसे उठाने से पहले कहा। हॉल से बाहर निकलते समय एल्ड्रिक ने उसे उठाया। बाहर, रीना और फियोरा इंतजार कर रही थी। हॉल के जादू के कारण, वे न तो सुन पा रही थीं और न ही महसूस कर पा रही थीं कि अंदर क्या हो रहा है। उन्हें बस इतना पता था कि ओरियन एक जबरदस्ती जागृति से गुजर रहा है। इसलिए वे बस बाहर खड़े होकर चिंता में डूबे इंतजार कर सकते थे। उन्होंने सुना था कि जबरदस्ती जगाना कितना खतरनाक होता है। आखिरकार दरवाजा खुल गया जब उन्होंने जल्दी से बेहोश ओरियन की ओर देखा। उनके चेहरों का सारा रंग उड़ गया और वे तेजी से आगे बढ़े। एडगर और हेलेना भी एक तरफ खड़े होकर ओरियन को गंभीरता से देख रहे थे। रीना और फियोरा ने शायद मैना की उन भयानक तरंगों और दबाव को महसूस नहीं किया होगा, लेकिन एडगर और हेलेना ने अपनी प्रबल शक्ति के कारण महसूस किया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जागृति से गुजर रहा कोई व्यक्ति इतनी बड़ी लहरें पैदा कर सकता है। दोनों भी आगे बढ़े, उसकी स्थिति जानने के लिए। मास्टर एल्ड्रिक, यंग मास्टर को क्या हुआ? रीना ने झुककर पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। फियोरा ने झुकते हुए चिंता से अपनी स्कर्ट पकड़ ली। सेलीन ने दोनों छोटी बच्चियों को देखकर मुस्कुराई और खुश हुई कि इतना कम समय साथ बिताने के बाद भी कोई ओरियन की इतनी चिंता कर रहा है। चिंता मत करो, वह ठीक है। बस जागृति के बाद बेहोश हो गया है,
एल्ड्रिक ने रीना और फियोरा की ओर हाथ हिलाते हुए उन्हें आश्वस्त किया। उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में ले जाओ और उसकी हालत पर नजर रखो। अगर कुछ हुआ तो हमें फोन करना मत भूलना, उसने ओरियन को उन दोनों को सौंपने से पहले आदेश दिया। ओरायन को अपने साथ लाने से पहले उन्होंने सेलिन और एल्ड्रिक दोनों को प्रणाम किया। जब वे तीनों चले गए तो एडगर ने एल्ड्रिक की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, मास्टर एल्ड्रिक, अंदर वास्तव में क्या हुआ था? अंदर रखे गए मंत्रों के बावजूद मैं राक्षसी मन के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। एल्ड्रिक ने हेलेना और एडगर दोनों की ओर देखा। अब से तुम दोनों को उसके जागने के बारे में बात करने या सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। इसे राज ही रहने दो। किसी को मत बताना कि उसे जबरदस्ती जगाया गया है। एडगर और हेलेना ने सिर हिलाने से पहले एक दूसरे को अवाक होकर देखा। एल्ड्रिक बाहर की ओर चला गया, यह जांचना चाहता था कि जागृति का प्रभाव कितना व्यापक था, जबकि सेलेन ने एडगर और हेलेना को निर्देश दिया कि आगे क्या करना है। रीना और फियोरा जल्द ही ओरियन को उसके कमरे में वापस ले आईं और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फियोरा ने चिंतित भाव से उसकी ओर देखा, वह कुछ और नहीं कर पा रही थी। रीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए कहा, फियोरा, चिंता मत करो। मास्टर ओरियन ठीक हो जाएंगे। वह बस आराम कर रहे हैं, लेकिन उसके दूसरे हाथ का हल्का सा कंपन उसकी चिंता की असली भावना को उजागर कर रहा था। फियोरा को शांत करने की कोशिश करने के बावजूद उसकी चिंता शांत नहीं हो सकी। आह! हमें तो यह भी नहीं पता कि जागरण समारोह में क्या हुआ था। बस यही दुआ है कि गुरु जल्दी जाग जाए, उसने मन ही मन सोचा और प्रार्थना की कि गुरु जल्द से जल्द जाग जाए। फियोरा अभी भी ओरियन के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन अफसोस, उन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और रीना की ओर देखने लगी। चलो कमरे से बाहर निकलते हैं और मास्टर को आराम करने देते हैं। बाहर निकलने से पहले उसने धीरे से कहा। रीना ने सिर हिलाया और साथ चलने लगी। डिंग। सिस्टम पुनर्निर्माण 99% पूर्ण। चेतावनी, मेजबान की चेतना अनुत्तरदायी बनी रहती है। समन्वय स्थापित करने के लिए हल्का तंत्रिका उत्तेजना आरंभ करना। जिसट, नियंत्रित मन पल्स का प्रशासन। ओरायन का शरीर थोड़ा सा हिल गया, क्योंकि उसकी चेतना के सागर में ऊर्जा का एक छोटा सा झटका आया, जिससे उसकी नसें चौंककर जाग गईं। डिंग। आपका पुनः स्वागत है, मेजबान। सिस्टम का विकास पूरा हो गया है। ओरायन की आंखें खुल गईं, उसे किसी की आवाज अस्पष्ट सुनाई दी, फिर वह स्पष्ट होने लगी। सेंटिएंट कोर सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया। व्यक्तित्व मैट्रिक्स आरंभ करना। उपलब्ध टेम्पलेट्स को स्कैन करना। कूल ओनिसान, यानडेरे लोली, स्ट्रिक्ट हेडमेड, सुंडेरे प्रिंसेस, परिपक्व MILF, डेडपेन AI, लालची गाचा गोब्लिन, क्लूलेस मैस्कॉट, गॉथ GF, बैटल हार्डन्ड जनरल, हाइपरएक्टिव कैट गर्ल। संगतता विश्लेषण प्रगति पर है। त्रुटि, मेजबान की वंशावली, मां, टेम्पलेट के लिए मजबूत प्रतिरोध। त्रुटि, मेजबान की आत्मा को तुंडेरे से एलर्जी है। अनुशंसित मिलान मिला। चयनित व्यक्तित्व, हंसमुख और जीवंत सहायक। मूल चेतना को बांधना। स्वर और भाषण पैटर्न को समन्वयित करना। डिंग। हाय गुरु, आपका प्यारा सिस्टम असिस्टेंट आ गया है, आपको पूरी दुनिया घुमाने में मदद करने के लिए। ओह, और मैं सरप्राइज बोनस लेकर आया हूं। ओरियन सिस्टम प्रॉम्प्ट्स की बाढ़ को अवाक होकर देखता रहा। उसने अपना सिर पकड़ लिया, जो अभी भी जागने के तनाव से दर्द कर रहा था। गुरु को और आराम की जरूरत है। आपकी चेतना का सागर अभी भी मन के प्रवाह के साथ तालमेल बिठा रहा है। ओह, उफ, तो फिर तुमने मुझे जगाया ही क्यों? उसने झुंझलाकर पूछा। उसने सिस्टम के ज्यादातर निर्देश पहले ही पढ़ लिए थे और यह भी समझ लिया था कि सिस्टम अब एक व्यक्तित्व बन चुका है। यह मैं नहीं था। यह सिस्टम का पिछला आदेश था, मैं उसे रद्द नहीं कर सकता था। और मास्टर के बेहोश होने पर सिस्टम का जागना खतरनाक होता। मुझे ठंडे, रोबोट वाले के साथ जाना चाहिए था। नू, मुझे अभी मत छोड़ो, गुरु। हाँ।
बिस्तर का सहारा लेने के लिए पीछे खिसकने से पहले ओरियन ने गहरी सांस ली तो मैं जाग गया। मुझे सिस्टम स्क्रीन दिखाओ। आहा, सिस्टम बड़े अपडेट हुए हैं। अब आपको देखना चाहिए, गुरुजी। असीमित प्रणाली, संस्करण 2.0। होस्ट, ओरियन, प्राइमस जालजारियन ड्रैकोनिस। शीर्षक, परफेक्ट बीइंग, लिमिट ब्रेकर। आयु, 1/9000। दौर, रक्तरेखा, मानव सम्राट, थंडर ड्रैगन सम्राट, अग्नि ड्रैगन सम्राट। काया, मानव सम्राट का संविधान, अग्नि ड्रैगन सम्राट का संविधान, थंडर ड्रैगन सम्राट का संविधान। आत्मा, मानव सम्राट की आत्मा, अग्नि ड्रैगन सम्राट की आत्मा, थंडर ड्रैगन सम्राट की आत्मा। ऊर्जा स्रोत, मन। रैंक, जागृत बटा हैचलिंग। मन चैनल, 9 आदिम मन चैनल, सार्वभौमिक रूप से अनुकूलनीय नलिकाएं जो सभी ज्ञात ऊर्जा रूपों को प्रसारित करने में सक्षम है। निष्क्रिय क्षमताएं। भाग्य का निशान। फायर एफिनिटी, टियर 7। थंडर एफिनिटी, टियर 7। सभी अन्य तत्वीय समानताएं, स्तर 6। ड्रैकोनिक इंस्टिंक्ट, दमित। ड्रैगन की ताकत। सर्वोच्च मानसिक सहन शक्ति। सक्रिय क्षमताएं। रहस्योद्घाटन की आंख, मूल्यांकन और रक्तरेखा विश्लेषण। फायर ड्रैगन की सांस। थंडर ड्रैगन की सांस। खजाने। सोलपियर्सर तलवार, आत्मा से बंधी। इन्वेंट्री, 3/10। क्षतिग्रस्त विश्व वृक्ष बीज। अजीब पत्थर, -600 टन मास। नया मॉड्यूल अनलॉक, अनंत गचा। ब्रह्मांडीय खजाने की अज्ञात गहराई में उतरें। प्रत्येक खींचने पर एक यादृच्छिक पुरस्कार, कलाकृति, कौशल, आइटम, रक्तरेखा, विश्व टुकड़ा प्राप्त होता है। स्पिन की संख्या, अनंत। सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। संवेदनशील कोर, सक्रिय। सिस्टम सहायक, कृपया नाम बताएं, हंसमुख एवं जीवंत। आओ मिलकर और मजबूत बने, गुरु। ओह, और शायद चमकदार खजाने भी मिल जाए। सिस्टम स्क्रीन से अंतिम भाग हटाए। बहुत सी चीजें बदल गई हैं। लेकिन पहले, यह अनंत गचा क्या है? जैसा कि सुनने में लगता है, यह एक अनंत गचा है। यह प्रणाली मेजबान की इच्छा के आधार पर विकसित हुई है। ओरियन ने भौहें चढ़ाई, और इस प्रणाली को ये खजाने कहाँ से मिलते हैं? मैंने मेजबान की इच्छाओं को देखा और एक शानदार खजाना देखा। मैंने अनंत गचा को उस खजाने से जोड़ दिया। ओरियन की आंखें उलझन से भर गईं। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसकी आंखें सदमे और भय से चौड़ी हो गईं। तुम मादरचोद। प्राइमस, ओह प्राइमस, कमरे के अंदर एक गहरी, पुरानी आवाज गूंजी, जिसने पूरी दुनिया का समय तुरंत रोक दिया। लगता है तुम मेरे खजाने को अकेला नहीं छोड़ोगे, है ना? लहराते सफेद बालों और गहरी नीली आंखों वाला एक युवक ओरियन के सामने प्रकट हुआ और उसे शांत मुस्कान के साथ देख रहा था। इको, ओरियन ने एक शब्द बुदबुदाया और फिर अवाक होकर अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखने लगा। इको ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी पहला बड़ा अपडेट हासिल कर लोगे। और इतना ही नहीं, यह सबसे शक्तिशाली सिस्टम अपडेट्स में से एक है। ओह! क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि मैंने ऐसा नहीं चाहा था? ओरियन ने स्क्रीन की ओर इशारा किया, जहां सिस्टम का चेहरा तैर रहा था। आश्चर्यचकित स्माइली। इको ने मजे लेते हुए जीभ चटकाई। तुम्हें पता है, मेरे सामने झूठ बोलना बेकार है। सिस्टम सिर्फ वही अपडेट करेगा जो उसके होस्ट को सबसे ज्यादा चाहिए। और लगता है तुम इस पूरे समय मेरे खजाने के पीछे पड़े थे। ओरियन के माथे पर पसीने की एक बूंद टपक पड़ी। ओह! इको ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो। मैं तुम्हें मारने के लिए यहां नहीं हूं। लेकिन मैं तुम्हें बिना किसी प्रतिबंध के मेरे खजाने से सामान निकालने की इजाजत नहीं दे सकता। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिससे दुनिया के सारे नियम उसके आगे झुक गए। सुनहरी ऊर्जा की पतली पतली किरणें हवा में तैरती हुई पूरे सिस्टम स्क्रीन को ढकने लगीं और उसे फिर से लिखने लगीं। ओरियन ने सब कुछ गौर से देखा।
वह जानता था कि वह कुछ भी बदलने में असमर्थ है, इसलिए वह यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि इको ने क्या योजना बनाई है। ऐसा प्रतीत हुआ कि सिस्टम को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और जल्द ही उसके सामने एक नया संकेत प्रकट हो गया। डिंग! अनंत गचा को लकी ड्रा जुआ में अपग्रेड किया गया है। हाँ, जुआ नाम लकी ड्रॉ से बेहतर है। इको ने अपने नामकरण ज्ञान से प्रसन्न होकर सिर हिलाया। अब अपग्रेड हो चुके फीचर का नाम देखकर ओरियन के होंठ फड़कने लगे। नाम से ही उसे पता चल गया था कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या यह सचमुच जरूरी था? ओरियन ने शांत स्वर में पूछा। इको मुस्कुराई और उससे पूछा, क्या होगा अगर कोई आपके खजाने से खजाना चुरा रहा हो? आपको कैसा लगेगा? ओरियन ने इस बारे में सोचा, लेकिन उसे हैरानी से पता चला कि अब उसे इस विचार से उतना परहेज नहीं है। अगर यह जागृति से पहले की बात होती, तो उसे इस विचार मात्र से ही गुस्सा आ जाता। इको ने सिर हिलाया। अच्छा, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी ड्रैकोनिक प्रवृत्ति को दबाना सीख लिया है। ओरियन की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। लेकिन उसने राहत की सांस ली। उसका दाव सफल रहा, वह आखिरकार अपनी ड्रैकोनिक इच्छाओं को दबाने में कामयाब हो गया। तो यह जुआ कैसे काम करेगा? उसने सिस्टम को चुपचाप इको की ओर देखते हुए पूछा। इको मुस्कुराया और एक द्वार खोला। तुम यह अपने छोटे दोस्त से पूछ सकते हो। मैं इस चिलियोकॉसम को छोड़ने ही वाला था, लेकिन तुम मुझे वापस ले आए। सिर हिलाते हुए वह द्वार से बाहर चला गया।